बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के नाम से सॉल्व करने के लिए। क्या है क्वेश्चन? होमवर्क कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2010। बिजनेस का पहला साल ही दिया आपको। ही एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम हिज सेल्स लेजर एट 31 मार्च 2011 रुपीज। बाट एक डेटर है। अच्छा, ये एक चीज लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। क्या इस्तेमाल हुआ है? एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। क्या है? सेल्स लेजर। इस लफ्ज से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं करवाई आपको, तो वो इंशाल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ताकि हम एरर्स वगैरह कर सकें। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेल्स लेजर एक बुक है जिसमें तमाम इंडिविजुअल डेटर्स के नाम से उनके अकाउंट्स खोले जाते हैं। समझे बात को? यानी सेल लेजर का मतलब सेल अकाउंट नहीं है। सेल लेजर एक बुक का नाम होता है जिसमें जिसमें तमाम कस्टमर्स जिनसे पैसे वसूल करने हैं उनके नाम से उनके अकाउंट खोले जाते हैं। तो हमने वैसे भी जर्नल लेजर में उनके नाम से उनके अकाउंट खोलना सीख लिए थे ना बेटा, यस और नो? लेकिन स्पेशलाइज बुक्स के अंदर एक अलग किताब मेंटेन की जाती है जिसमें उनको उनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो सेल्स लेजर एक बुक का नाम है। सेल्स लेजर डज नॉट मीन सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट एक अलग चीज है और सेल लेजर एक अलग चीज है। याद रहेगा सब लोगों को बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज, जवाब दीजिए बेटा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? यानी इसका मतलब क्या है कि आपका टोटल डेटर्स का बैलेंस ये है, जिसमें से दो नाम स्पेशली मेंशन किए गए हैं, क्योंकि इसलिए कि ये स्पेसिफिक डेटर्स होंगे या इनमें से किसी को राइट ऑफ करना होगा। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है जनाब? 1 अप्रैल को उसने बिजनेस शुरू किया है, तो उसके 12 महीने कहाँ पूरे हो रहे हैं? उसके 12 महीने पूरे हो रहे हैं 31 मार्च 2011 पर। इन द ईयर टू 31 मार्च 2011 बार्ट इमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स। बार्ट जो है वो दुनिया तो नहीं छोड़ी, उसने मुल्क छोड़ के चला गया बेटा। ठीक है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो लंदन चले जाते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो लंदन 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 चले जाते हैं। ठीक है ना? मुल्क के कर्जों को छोड़कर लंदन चले जाते हैं। समझ ले, वही वाला मामला है। ठीक है, इमिग्रेटेड, मुल्क से बाहर चला गया। तो बार्ट इमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स, अपने सारे कर्जे छोड़ छोड़ के मुल्क को सैर करने चला गया। ठीक है भाई, अब वापसी का वो नामो निशान नहीं है। पता नहीं कब वापस आएगा। आपको खबर लगी है उस वक्त जब वो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकल चुका था, वरना आप तो उसको एयरपोर्ट के जहाज से भी पकड़ के वापस ले आते हैं, आपको पता लगता था। ठीक है, आप पायलट के पर्सनल नंबर पे कॉल करते और बोलते खबरदार जो जहाज उड़ाया। ठीक है, और एयरपोर्ट पे अगर आपको कोई जान पहचान वाला होता उसको बोलते ईंटें लगा दो जहाज के पहियों के आगे, उड़ने ना पाए। ठीक है, 12। तो बार्ट इमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स, ऐसा ही है ना? तो बार्ट चला गया भाई, तो 2 लाख रुपए भूल जाओ, सीधा सीधा राइट ऑफ। क्या एंट्री बनी? बेड डेट डेबिट बार्ट। अब बार्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर लो या डेटर इस्तेमाल कर लो, बात एक ही है। बेड डेट डेबिट बार्ट क्रेडिट। बार्ट का मतलब क्या है? रिसीवेबल। यस और नो? रिसीवेबल को हमने उसके नाम से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जब रिसीवेबल को उसके नाम से रिकॉर्ड किया तो नाम से क्या कर दो? उसको क्रेडिट कर दो।
ठीक है जनाब। उसके बाद लीजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस। अब वो खातून है, डिस्प्यूट कर रही हैं। अच्छा, लीजा का बैलेंस कितना है? 4 लाख रुपए। डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू ₹100,000। लीजा कहती है भाई तुम कहते हो कि तुम्हारे पास रिसीवेबल बैलेंस 4 लाख है, मेरे रिकॉर्ड कहते हैं कि मुझे 3 लाख देने हैं। ये 1 लाख का घपला हो रहा है बीच में कहीं से। सही है, 1 लाख का प्रॉब्लम हो रहा है कहीं से। अब क्या करें भाई? तो होमर एस्टिमेट्स दैट, डिस्प्यूट हो गया, यानी कि ये लाख रुपया क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। यस और नो, क्या कहते हैं? लाख रुपया क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। सही है ना? ये लाख रुपया डाउटफुल हो गया। विच हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 ईयर। और जो 4 लाख में लाख रुपया है उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग हुए कितना वक्त हो गया? 6 महीने हो चुके हैं। होमर एस्टिमेट्स दैट लीजा विल इवेंचुअली पे हाफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट। होमर कहता है कि बातचीत कर लेंगे, आधा नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा भाई, आधा वो बर्दाश्त कर ले, खत्म बात। पता नहीं अब नुकसान किसको हुआ, अल्लाह जानता है। ठीक है जनाब, समझे कुछ बात को या नहीं? अब उसके बाद अगला हिस्सा क्वेश्चन का वो क्या है? अगला अकाउंटिंग पीरियड है। इन द ईयर टू 31 मार्च 2012, अगले साल भी सेल्स लेजर, जहां पर तमाम इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स होते हैं, उनमें हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखकर लिस्ट कर दिया गया। तो उसमें जो नाम है, एक नाम है मैगी, 2,40,000। तो देख लें बेटा, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो किसी इंसान के नाम ही होता है। ठीक है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, मर्सिडीज, ये सब इंसानों के नाम है। यहां तक कि क्लाशनकोफ भी इंसान का नाम ही था, जिसके नाम पे क्लाशनकोफ बनी। ठीक है ना? मैगी, तो मैगी, अब हमें थोड़ा परेशानी होती है कि ये खातून का नाम है किसी मर्द का नाम है, बहरहाल जो भी वो है नाम। ठीक है जनाब, तो मैगी 2,40,000 का अमाउंट है। मार्च 4 लाख का अमाउंट है। और लीजा 60,000 का अमाउंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? लीजा ने, तवज्जो सुनिएगा, लीजा ने 4 लाख में से, रिस्पॉन्स प्लीज, लीजा ने लीजा ने 4 लाख में से 3,40,000 क्या कर दिए? पे कर दिए। यस और नो? लीजा ने क्या किया? 3,40,000 क्या कर दिए? पे कर दिए। तो 60,000 उसे पे नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ। और समझ लो इस बात को, अब गुजरे पहले 6 महीने हो चुके थे, अब ये 1 साल हो चुका है, कहानी 1.5 साल को पहुंच चुकी है। समझे बात को? अब इसका मतलब ये है कि इसकी कोई नियत नहीं है पैसे देने की। अब वो कहानी आगे लिखी हुई आ रही। और बाकी हमारे पास अदर डेटर्स कितने हैं? 6,600,000। चलें ये ओके।
आगे क्या लिखा हुआ आता है? मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, हर डेट इज टू बी रिटन ऑफ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ने दो मसले हल कर दिए। एक तो मैगी कौन है ये पता लग गया, हर बोल के आपकी जिंदगी आसान कर दी, आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया क्वेश्चन ने। ठीक है, दूसरा ये भी बता दिया, ये भी बता दिया कि राइट ऑफ कर देना, बैड डेट बना दो। सही है, ओके जी। और उसके बाद मार्ज इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज। मार्च को डिफिकल्टीज हो रही है, लेकिन अभी वो बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। वो देर लगा रहा है पैसे देने में, बहाने कर रहा है, टाइम मांग रहा है। तो उसकी हरकतें देखकर आपको आइडिया हो गया कि इसकी भी नीयत खराब है भाई। तो होमर बड़ा क्या कहते हैं माशाल्लाह चीजों को अच्छी तरह जांचता है। तो होमर कंसीडर्स 50% अलाउंस टू बी एप्रोप्रिएट। होमर कहता है मार्च के ऊपर 50% स्पेसिफिक प्रोविजन बनना चाहिए। यस और नो? क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स प्लीज। अच्छा जी, होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीजा। मतलब भाई एंड मामला, यानी कि अब वो पेमेंट नहीं मिल रही वहां से, हमने बोला हम आपको गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे भाई। द बैलेंस विच इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस। और जो बैलेंस है 60,000 का, वो उसी 1 लाख में से है। उसने 1 लाख, उस 1 लाख में से 40,000 दे दिए और 60,000 नहीं दिए। अब क्या कर दो, वो देने वाली नहीं है, क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन, तीसरा साल। तीसरा साल क्या है भाई? इन द ईयर टू 31st March 2013, total receivables as per the sales ledger listing 7,500,000। ठीक है जी। At 31st March there are no debts requiring specific allowance. Rupees 50,000 has been received from मैगी। मैगी से रिकवरी हो गई भाई। मैगी कौन था भाई? मैगी जिसको आपने लास्ट ईयर क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ करने के बाद पैसे आ गए मैगी की तरफ से। क्या है ये? बैडेड रिकवरी है। अब क्योंकि हम डेटर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अंदर अगर ये अमाउंट शामिल होता, तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉमिस वाली एंट्री बना देते। यस और नो? लेकिन डायरेक्ट पैसे आया ना, अब डायरेक्ट एंट्री बना दो, कैशियर बैंक डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। यस और नो? अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या कहता है, assuming that Homer requires a journal allowance for doubtful debts at 5%। अज्यूम करो कि होमर को जर्नल अलाउंस चाहिए कितना, 5% का। राइट अप द बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट एंड अलाउंस अकाउंट फॉर द 3 years to 31st March 2013। जवाब दे बेटा। तो रिक्वायरमेंट तो वैसे 2 अकाउंट वाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने दोनों से सॉल्व किया होगा। बोलिए। ठीक है जी, स्टार्ट करें इसको बेटा।
उमर, और आप जानते हैं अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होंगे? जर्नल लेजर। बैड डेट, एक्सपेंस अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ये पहला साल उसने कहा एंड के 31 मार्च 2011 को। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा क्या? 2010 11 सही है बेटा, जवाब दीजिए। अच्छा जी, मैं एंट्रीज बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। बार्ट इमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट, ये बार्ट का बैलेंस है। बार्ट गायब हो गया, लापता हो गया, न्यूमरस डेट्स छोड़ दिया, मतलब जो भी है बैलेंस का करते हैं राइट ऑफ कर। तो आपने क्या एंट्री पास की? बैड डेट डेबिट 2 लाख से। बार्ट बतौर डेटर, आप जानते हैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन नाम से मेंशन है तो नाम से राइट ऑफ कर रहा हूँ। 2 लाख से। सही है बेटा। तो ये 2 लाख रुपए कहाँ पहुंचे? बैड डेट के अकाउंट में। थर्टी फर्स्ट मार्च को। रेफरेंस दे दिया किसका? बार्ट का। रिस्पॉन्स प्लीज। सही है, बोलिए जवाब, रिस्पॉन्स दिए सब लोग आप। ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें मजीद आगे, तो अब हमें बनाना है प्रोविजन। तो आप क्या करें? कैलकुलेशन परफॉर्म करें प्रोविजन की, अलाउंस की। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वर्कआउट करें एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है जी। स्पेसिफिक किस पे बनेगा? स्पेसिफिक भाई, बार्ट को तो आपने राइट ऑफ कर दिया, बोले बार्ट को तो आपने राइट ऑफ कर दिया।
लीजा का जो 1 लाख का बैलेंस है, उस 1 लाख के बैलेंस पर क्या बन रहा है? प्रोविजन बन रहा है। समझे बेटा? 1 लाख का 50%, कितना? 50,000। यस और नो बोलिए। जनरल, ठीक है बेटा। अब जनरल प्रोविजन किस पे बनेगा ये देखिए। देखिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन आसान वे में दिया, अंदाज में दिया। होता ये कि एग्जामिनर ही 6,900,000 का बैलेंस देगा और इस तरह लिस्ट नहीं देगा। तो पहले आपने इस 6,900,000 में से 2 लाख को राइट ऑफ कर देना है। कितना बचा बैलेंस? 6,700,000, ऐसे सोचेगा। यस और नो? टोटल डेटर्स का बैलेंस सीडी कितना बचा राइट ऑफ करने के बाद? इस तरह सोचिए जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। 6,900,000 में से आपने 2 लाख राइट ऑफ कर दिए। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। तो बैलेंस कितना बचा? 6,700,000। यस और नो? उस 6,700,000 में 4 लाख पर हमने जनरल प्रोविजन नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि उसमें 3 लाख गुड हैं और 1 लाख डाउटफुल हैं। उनको इसमें से अलग कर दें। अलग करने का मतलब क्या है? कैलकुलेशन का पार्ट ना बनने दें। तो आपने जब 6,900,000 में से 2 लाख राइट ऑफ कर दिए, बचे 6,700,000 और 6,700,000 में से आपने 4 लाख का कर दिया, माइनस कर दिए, तो बचे 6,300,000। यानी पेपर में ये 6,300,000 आपने खुद वर्कआउट करना होगा, जिनको हम नाम देंगे जर्नल डेटर्स का। यहां तो जिंदगी आसान कर दी आपकी अभी फिल वक्त। कुछ समझे या नहीं? $6,300,000 क्या रेट है भाई? 5%। बताइए 6,300,000 का 5% कितना बनता है? 3,15,000। और कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है प्रोविजन का, लिहाजा यही इंक्रीज इन प्रोविजन है। यस और नो? कितने से? 365,000। ऐसे ही है। अब आपने एंट्री पास की, बेडेड डेबिट 365,000 से, अलाउंस क्रेडिट 365,000 से। ठीक है बेटा? समझे बात को? यस और नो बोलिए। तो ये फेंक गया कहां पर? एंट्रीज में इजाफी बना रहा हूं ताकि आप कनेक्ट रहें इससे बस। ये फेंक गया यहां पर, और ये अलाउंस अकाउंट क्या हो गया? 31 मार्च को क्रेडिट हो गया।
यहाँ रेफरेंस आया बैड डेट का। जवाब दें आप सब लोग। March 31 बैलेंस CD 365,000। 31 March ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 565,000। जवाब दे दें बेटा, जवाब दे दें लास्ट। यस और नो बताइए। ऐसे ही रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला अकाउंटिंग पीरियड, तो अगला अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू है। तो 1 अप्रैल को जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट था वो बैलेंस बीडी बन जाएगा। और बैलेंस बीडी कितना आ गया आपके पास? 365,000। ठीक है जी, ओके। यस और नो बताइए। अच्छा जी, अब अगले अकाउंटिंग पीरियड की कहानी क्या है आपके सामने? अगले अकाउंटिंग पीरियड की कहानी ये रही आपके सामने कि अगले अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे टोटल डेटर्स का बैलेंस ये है 7,300,000। यस बेटा, इसमें से मैगी जो है वो बैंकरप्ट है, उसको राइट ऑफ कर दें। ठीक है, और लीजा को भी राइट ऑफ करना है। लेकिन लीजा की खास बात यह है कि लीजा के ऊपर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में स्पेसिफिक प्रोविजन बना हुआ है। यस और नो बोलिए, क्या कहेंगे? तो दो राइट ऑफ हैं, दो राइट ऑफ हैं। अब जरा समझेगा मेरी बात को प्लीज सब लोग। एक मैगी का राइट ऑफ है, 31 मार्च 2011 को हम एंट्रीज पास कर रहे हैं। मैगी का राइट ऑफ 2,40,000 से है और उस पर कोई पिछले साल प्रोविजन नहीं बना हुआ, तो आप उसकी एंट्री पास करें। बैड डेट डेबिट 2,40,000 से। मैगी क्रेडिट 2,40,000 से। ठीक है जी, सही है बेटा। अच्छा, और लीजा का बैलेंस कितना राइट ऑफ करना है? बैड डेट डेबिट कितने से? कितने से बैड डेट डेबिट करूं? 10,000 से डेबिट करूं या 8,500 से डेबिट करूं? सोचें। हालांकि ये वाली बात मैंने आपको क्लियर की है, शुरू में क्लियर कर दी है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। कितने से डेबिट करूं? 60,000 से।
बैड डेट डेबिट 60,000 से, लीजर क्रेडिट 60,000 से, यानी फिर 50,000 से प्रोविजन डिक्रीज हो जाएगा ना बेटा। वो कंपनसेशन कहाँ हो जाएगी, जो 50,000 आप, मैं आपको समझा चुका हूँ यार इतनी डिटेल में, आप लोग फिर भी वही मिस्टेक कर रहे हैं। जो 50,000 में यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंस बना रहा हूं, वो 50,000 फिर प्रोविजन से कंपनसेट हो जाएंगे, प्रोविजन में कम आएंगे। आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 50,000 से हम एक्सपेंस बना चुके हैं, तो दोबारा आप मजीद 50,000 से एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए, 10 से बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये 10,000 वाले लोग सब करेक्ट हैं, गलत नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाया था अगर मैं एंट्री 60 से बना भी दूं तब भी कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर मैं जो 50,000 से ज्यादा एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक कंपनसेट होगा किसमें, प्रोविजन में। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जरा सुनिएगा, क्योंकि मेजोरिटी अवाम पाकिस्तान भर की क्या है, इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। तो आई कैप उनको समझाने के लिए क्या करता है, वो आई कैप एक नया मतलब एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है। तो आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर होता है ना, आंसर आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर होता है उसमें ये एंट्री ऐसे बनी हुई मिलेगी आपको। बैड डेट डेबिट 10,000 से, अलाउंस डेबिट 50,000 से, और लीजा क्रेडिट कितने से, 60,000 से। ये एंट्री, इससे भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम प्रोविजन को अपने हाथों से रिवर्स कर रहे हैं 50,000 से, तो प्रोविजन का फिर ओपनिंग बैलेंस 50,000 से कम आएगा, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा आएगा, फिर आपको प्रोविजन 50,000 से ज्यादा बनना पड़ेगा। मतलब जो 50,000 देखें कंपनसेशन कैसे होगी, जो 50,000 यहाँ पे ज्यादा है फिर वो 50,000 प्रोविजन में कम होंगे, और जो 50,000 ये आपने प्रोविजन में से रिवर्स कर दिए हैं तो फिर उनका इफेक्ट प्रोविजन में 50,000 से ज्यादा आ जाएगा। नेट इफेक्ट इज व्हाट, सेम सेम। तो आई कैप सुने, आई कैप क्या करता है वन अकाउंट अप्रोच में, ये अगर आप आई कैप के सजेस्टेड आंसर फॉलो करेंगे तो आपको ये एंट्री बहुत देखने को मिलेगी। तो ये एंट्री देख के परेशान मत होइएगा, अगर आपको समझ में आती है फॉलो कीजिएगा, लेकिन मैं बोलता हूं एंड रिजल्ट विल बी सेम। यानी आई कैप ये करता है अपने आंसर में वो डेटर्स जो स्पेसिफिक जिनके ऊपर प्रोविजन बन चुका होता है, क्या बोल रहा हूं बेटा, दोहराएंगे जरा, वो डेटर्स जिन पर क्या बन चुका होता है, जिन पर क्या बन चुका होता है, स्पेसिफिक प्रोविजन बन चुका होता है, तो फिर वो उनको राइट ऑफ करते वक्त क्या करता है, उनका प्रोविजन रिवर्स करता है। और जो शॉर्टेज या इजाफा होता है ना, वो क्या करता है, वो बेड डेट से एडजस्ट करता है। मतलब राइट ऑफ किया 60 से, प्रोविजन बना था 50 का, तो शॉर्टेज थी 10,000, क्या कर दिया, एक्सपेंस मान लिया। अगर राइट ऑफ किया 60 से और प्रोविजन बना था 80 का, तो बेड डेट क्रेडिट कर देता कितने से, 20 से। समझे बात को? ये एंट्री आई कैप में आपको सिर्फ देखने को मिलेगी कब, जब वो किसी ऐसे डेटर को राइट ऑफ कर रहा होगा जिस पर उसने क्या बनाया हुआ है, स्पेसिफिक प्रोविजन। यस और नो? तो मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही आप में से किसी को भी इस बात को समझने में। मैं ये बोल रहा हूं कि एंट्री ये बनाए या एंट्री ये बनाए, एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें अल्टीमेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज व्हाट, प्रॉफिट लॉस में टोटल कितना एक्सपेंस चार्ज हो रहा है ये देखें। आप ये देखें कि बैलेंस शीट प्रोविजन का क्या आ रहा है, जो कि मैच होगा डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से, दैट्स ऑल। अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। लेकिन अगर आप आई कैप के सजेस्टेड आंसर को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस एंट्री की प्रैक्टिस कर लें। ये जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना,
बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे पास पेपर के हैं लोपेस के बाद, उसमें आई कैप ने इसी इंट्रिक को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आप आई कैप के सजेस्टेड आंसर देके कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एंट्री बना के दिखा दी है आपको। उम्मीद है आप उसको टैकल कर लेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि अपने तरीके से भी करके देखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका जब आंसर सेम आएंगे तो। सही है, बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर सबको? तो फिल वक्त तो मैं ये वाली एंट्री बनाता हूं, ठीक है ना? आप भले बाद में इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये क्या है? तो बैड डेट, एक तो बैड डेट डेबिट हुआ 2,40,000 से, फिर बैड डेट डेबिट हुआ 60,000 से, ऐसा ही ना? मैगी, बैड डेट डेबिट 2,40,000 से, मैगी का अकाउंट क्रेडिट 2,40,000 से, यस और नो? बैड डेट डेबिट 60,000 से, लीजा का अकाउंट क्रेडिट 60,000 से। सही है बेटा। अब अगर आप क्या कर लेते हो, वर्कआउट कर लेते हो सही क्लोजिंग बैलेंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, बल्कि अगर मैं एज ऑन भी ऊपर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एज ऑन 31 मार्च 2012, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक कौन है? मार्च है, यस और नो? और मार्च का कितना बैलेंस है? 4 लाख का। और 4 लाख पे कितना आप प्रोविजन एस्टिमेट कर रहे हैं भाई? 50%। 4 लाख का 50%, 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद जनरल, अच्छा फिर मैं बोलूंगा, जरा आप इस बात को सुन लीजिएगा। देखें, एग्जाम में बार बार चीज गलत हो जाती है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखें, एग्जामिनर देगा आपको ये बैलेंस, इसमें से ये राइट ऑफ किया, ये राइट ऑफ किया, तो 7,300,000 में से 60 और 2,40,000 यानी 3 लाख राइट ऑफ कर दिया। तो 7,300,000 में से 3 लाख राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस कितना बचा? 7 मिलियन। यस और नो? जल्दी बोलिए फिर साथ साथ जवाब दीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए। अब हुआ ये कि 7 मिलियन में से 4 लाख पर 50% प्रोविजन बन चुका। तो अब गलती क्या है? गलती ये है कि 4 लाख पे कितना प्रोविजन बना? 2 लाख रुपए। तो 7 मिलियन में से अब जो क्या कहते हैं आपके
जनरल डेटर्स है उनको निकालने के लिए आप यहां से क्या करते हैं 4 लाख माइनस करेंगे ताकि ये बैलेंस मिल जाए 6,600,000 का। मतलब जनरल डेटर्स निकालने के लिए हमेशा टोटल डेटर में से स्पेसिफिक डेटर्स माइनस होंगे। यानी 7,300,000 से राइट ऑफ माइनस किया, फिर स्पेसिफिक डेटर माइनस कर दिया। ये मत कीजिएगा कि आप जनरल डेटर्स निकालने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस करें। नो, 7 मिलियन में से 2 लाख माइनस नहीं करने, 7 मिलियन में से 4 लाख माइनस करने, इसलिए कि 4 लाख पर प्रोविजन बन चुका। समझे हैं मेरी बात है नहीं? तो जनरल डेटर निकालने के लिए डेटर से डेटर की वैल्यू माइनस होगी। ऐसा ही है ना बेटा? क्या कहेंगे आप बताइए? तो अब आपके पास कितना बैलेंस बचा? 6,600,000। ऐसे ही है। इस पे निकाला आपने कितना? 50%। अभी तो निकला हुआ दिया हुआ है, पेपर में इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ भाई, कितना हुआ? तीन लाख 30,000। टोटल कितना हो गया? 5,30,000। ओपनिंग प्रोविजन कितना अवेलेबल है? 31 मार्च 2011 पे कितना प्रोविजन अवेलेबल था? 3,65,000। तो प्रोविजन इंक्रीज कितने से हुआ बेटा? प्रोविजन इंक्रीज कितने से हुआ बताओ? 530 है बेटा। 530 माइनस 365, इट इज नॉट 500। 530, अच्छा 165 ये ओके। 165 से क्या हो गया? इंक्रीज इन प्रोविजन। अब एंट्री किससे बनेगी? अब जरा सोचिए, एक बात जरा सोचिएगा, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, सुनिएगा। अगर हम इस ओपनिंग प्रोविजन में से लीजा वाले 50,000 कम कर देते तो ये बैलेंस 3,15,000 बन जाता। यस और नो? और जब हम 530 में से 3,15,000 मैच करते तो नीचे नीचे जो प्रोविजन आता वो 50,000 से क्या आता? ज्यादा आता। तो बात तो वही पड़ जाती ना। तो अगर आप बैड डेट राइट ऑफ करते वक्त 50,000 कम चार्ज करेंगे तो फिर वो 50,000 यहां ज्यादा आएंगे। ये आप देख लें सब लोग। यानी अगर आप वो एंट्री पास करते हैं, कौन सी वाली? बैड डेट डेबिट 10,000 से, प्रोविजन डेबिट, अलाउंस डेबिट कितने से? 50,000 से। तो फिर ये ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया? 365 से कम हो गया 315 हो गया। तो जब ये 365 से कम हो गया 315 हो गया बेटा, तो फिर क्या हुआ? 530 में से 365 माइनस नहीं हुआ है, 530 में से 315 माइनस हुआ। और जब 530 में से 315 माइनस होते तो क्या आंसर आता? जरा बताओ नीचे। 215 आता। इट मींस दैट फिर आपका इंक्रीज इन प्रोविजन 50,000 से ज्यादा आता। तो जो आपका इंक्रीज इन प्रोविजन अभी 50,000 से कम आ रहा है, ये वही 50,000 हैं जो आपने वहां पर इजाफी चार्ज कर दिए। कहां पर इजाफी चार्ज कर दिए? लीजा के बैड डेट को राइट ऑफ करते हुए। तो हकीकत में वो लीजा का बैड डेट राइट ऑफ नहीं है, वो तो एक्सपेंस बन चुका पहले ही। वो असल में जो प्रोविजन यहाँ 50,000 से कम आ रहा है ना, वो उसकी कंपनसेशन है।
या हमने वो वहां पर जो 50,000 इजाफी चार्ज कर दिए हैं वो यहाँ कम चार्ज करके क्या हो गए हैं, कंपनसेट हो गए। असल इंक्रीज इन प्रोविजन 2,15,000 है, लेकिन मैंने क्या बोला, अल्टीमेट इम्पैक्ट। ये सिर्फ क्या है, इल्यूजन है, धोखा है नजरों का। बहुत कम लोग इन बातों को समझ पाते हैं। यकीन करें, अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है तो बहुत बड़ी बात है कि आप इस कंपनसेशन को समझ पा रहे हैं, इफेक्ट को समझ पा रहे हैं। वरना मेजोरिटी अवाम रट्टे वाली है इस केस में। और उसमें सिर्फ करना ये होता है कि बस प्रोविजन का सही बैलेंस कैलकुलेट करना होता है, उसको रखना होता है, बैलेंस शीट पर डिफरेंस खुद ब खुद आता है। ठीक है जी। तो अब प्रोविजन इंक्रीज कितने से हुआ बेटा, 165 से। यस और नो, रिस्पॉन्स देना। अब होता क्या, खुद देखे ना आप, अगर वो 50,000 का प्रोविजन रिवर्स होता, 50,000 रिवर्सल यहाँ पर आता, 50,000 यहाँ आता, 215 यहाँ आता, 215 और 50 एक दूसरे को कैंसिल करते, नेट इफेक्ट 165 के बराबर ही आता। तो अगर आप 365 को 50 से रिवर्स करते हो सेकंड वाली एंट्री बनाकर, तो फिर यहाँ इफेक्ट 215 का आएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत बारीक बारीक पॉइंट है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को इन चीजों का आइडिया नहीं है बेटा। लाजमी आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, फिर आप आईकैप के पास पेपर, मतलब यहाँ से अब आपका रास्ता बन गया कि आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आईकैप के बेड डेट के सारे पास पेपर कर सकते हैं। यानी ये पहला टॉपिक है जिसमें मैंने खुल के बोल दिया कि भाई ये क्वेश्चन करने के बाद जाओ और तुम पास पेपर अटेम्प्ट करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पास पेपर में आने वाली तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली इसके अंदर ही, इस एक क्वेश्चन के अंदर ही। लेकिन वो पास पेपर होंगे, वो आईकैप का होगा, उसमें लैंग्वेज बैरियर होगा, उसमें क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किया होगा कि आपको देख के लगे खतरनाक। समझे बात को? तो उससे घबराना नहीं है आप लोगों ने। वो आप क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, अगला मरला हमारे पास क्या है, एंट्री पास की हमने, बैड डेट डेबिट किया 165 से। अब जरा खुद सोचो, अब जरा खुद सोचो, अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर 60 के बजाय क्या लेता, 10 लेता, तो फिर यहां पर 165 के बजाय क्या आता, 215 आता। सोचो सोचो, दिमाग चलाओ, बोलो ना भाई। अगर मैं यहाँ पर 60 के बदले क्या लेता, 10 लेता, इन लीजा का बैड डेट में 10 से राइट ऑफ करता और बाकी प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ करता, तो ये 10 होता, ये 215 होता। टोटल इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल बी व्हाट, सेम। बना के देख लेना, तसल्ली हो जाएगी। और आई कैप के फिर सॉल्यूशन भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे आपको। वरना परेशान रहोगे, सर ये हमने कर लिया, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। हाँ भाई, 31 मार्च ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो एक दफा इस तरह भी करके देख लेना इसको। ठीक है जी, कितना बैलेंस गया, 465,000। अगला साल, अच्छा यहाँ इम्पैक्ट आया किस चीज का, 165 का। 31 मार्च, और ये अलाउंस का रेफरेंस आ गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर
बेड डेट। ये मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद क्या, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस टीडी जो आपने कैलकुलेट किया है, 530,000। ठीक है जनाब। उसके बाद अब इसका लास्ट ईयर है, वो लास्ट ईयर क्या है आपके सामने। ठीक है जी, लास्ट ईयर आपके पास बैलेंस कितना है बेटा, बैलेंस है आपके पास 7,500,000। ठीक है, 7,500,000। यस और नो। अब इस साल कोई आपको स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाने, बस क्या करें आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्या बनाए, जनरल प्रोविजन। समझे बात या नहीं। तो जितने भी स्पेसिफिक प्रोविजन है वो सारे ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग से मैच होकर रिवर्स हो जाएंगे। आप चाहें तो मैनुअली अपने हाथों से रिवर्स कर दें, मसला सही है। देखें, आपको आमतौर पे एक ऐसा डेटर जिससे आपको रिकवरी हो गई, जिसपे आपने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया, उसकी आपको एंट्री बनाने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि अगर वो उसका प्रोविजन ओपनिंग में है और क्लोजिंग में नहीं है, तो जब डिफरेंस निकलेगा तो ऑटोमेटिक डिफरेंस निकल के वो प्रोविजन रिवर्सल का पार्ट बन जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप देखते हैं कि भाई, अब आप देखें यहां पर आपने इस बैलेंस के ऊपर प्रोविजन बनाया था कितना, 50%। जवाब दें। सही है ना। आपने इस पे प्रोविजन बनाया कितना, 50%। तो जिस पर आपने प्रोविजन बनाया बेटा, उसके अगले देखें, उसके अगले अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ होने का कोई तस्करा नहीं है। सुनिएगा जरा इस बात को। मार्च अगले अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ किधर हो रहा है। मार्च जो था वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, क्या पता उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तीसरे साल में खत्म हो गई हूँ। रिस्पॉन्स प्लीज यार, वरना आपने लीजा पे प्रोविजन बनाया, आपने उसको अगले साल राइट ऑफ कर दिया। रिस्पॉन्स है। तो मार्च पर आपने प्रोविजन बनाया था, लेकिन यहाँ पर राइट ऑफ होने की कोई बात लिखी भी नहीं आ रही मार्च के बारे में। इसका एक ही मतलब है, मार्च से बैलेंस क्या हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है, कलेक्ट, पैसे आ चुके हैं। तो अगर मार्च से बैलेंस कलेक्ट हो चुका है, तो फिर मार्च पे बनने वाला प्रोविजन भी क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए ना बेटा, रिवर्स। लेकिन फिर वही बात है, रिवर्स खुद करोगे या ऑटोमेटिक रिवर्स करना चाहोगे, मैनुअल रिवर्स करना है या ऑटोमेटिक रिवर्स करना है। मैनुअल रिवर्स क्या है, प्रोविजन डेबिट कर दो, अलाउंस डेबिट कर दो 2 लाख से, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर दो 2 लाख से, तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख से कम हो जाएगा। और फिर जब ओपनिंग बैलेंस 2 लाख से कम हो जाएगा, तो फिर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 2 लाख से ज्यादा आएगा। और जब इसको तुम मैनुअली रिवर्स नहीं करोगे तो ओपनिंग 2 लाख से ज्यादा होगा। जब ओपनिंग 2 लाख से ज्यादा होगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 2 लाख से क्या होगा, कम होगा। ऑटोमेटिक वो इफेक्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो वही 2 तरीके हैं। आप अगर क्लोजिंग सही प्रोविजन कैलकुलेट कर लें तो आपका ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, मैगी कौन है भाई, मैगी को हमने लास्ट ईयर क्या किया था, राइट ऑफ किया था ना। तो मैगी से क्या हो गई है बेटा, बैड डेट रिकवरी हो गई है। यस और नो। तो इस दफा बैड डेट रिकवरी भी आ गई, जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब क्या करते हैं भाई, तवज्जो। 31 मार्च, कैश या बैंक डेबिट, डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूँ, बेड डेट क्रेडिट कितने से, 50,000 से।
ये बैड डेट रिकवरी आ गई, यस और नो बोलिए बेटा। इस साल कोई बैड डेट राइट ऑफ नहीं हो रहा है, ये बड़ा अच्छा साल है, कलेक्शन ही कलेक्शन हो रही है। ये लिखा आपने यहाँ पे 1 अप्रैल, जो लास्ट ईयर का बैलेंस बीडी है वो इस साल का बैलेंस, लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी वो इस साल का बैलेंस बीडी है 5,30,000 से। ठीक है जी, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अब सिंपल एक काम कर लें आप लोग, वो सिंपल काम ये है भाई कि आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को कैलकुलेट कर लें। एज ऑन 31 मार्च 2013, और इस साल के एंड पे कोई आपने स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाना। तो जो आपके पास बैलेंस है कितना, 7,500,000 का, उसका आपने डायरेक्ट क्या लेना है, जर्नल प्रोविजन लेना। 7,500,000 का क्या वर्कआउट किया आपने, 5%, कितना बोले बेटा, कितना आया, 375,000। तो 375,000 आपका रिक्वायर्ड बैलेंस है, ठीक है। इसमें से लेस कर दें क्या, ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 2012 वाला, जिसमें स्पेसिफिक भी शामिल था, बताओ 5,30, जिसमें 3,30 का स्पेसिफिक, 2 लाख का स्पेसिफिक शामिल था। तो अब जरा खुद सोचो, आप थोड़ा खुद अकल लड़ाओ कि एक ओपनिंग बैलेंस है जिसको तुम लेस कर रहे हो, अगर एक चीज ओपनिंग और क्लोजिंग में सेम होगी तो इफेक्ट नहीं होगा ना उसका। अगर एक चीज ओपनिंग और क्लोजिंग में सेम होगा तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा उसका। मतलब अगर 2 लाख रुपए क्लोजिंग में भी होते हैं, 2 लाख रुपए ओपनिंग में भी होते हैं, मतलब दोनों में वो स्पेसिफिक प्रोविजन होता तो इफेक्ट नहीं होता, कोई नया प्रोविजन नहीं बनता। अच्छा, एक नया प्रोविजन क्लोजिंग में और ओपनिंग में नहीं है, तो डिफरेंस क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। लेकिन जरा सोचो, एक प्रोविजन जो है वो क्लोजिंग में नहीं है लेकिन ओपनिंग में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोविजन क्लोजिंग में नहीं है और ओपनिंग में है, तो अब वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स। समझे बात को या नहीं, गौर करें इस बात पर। कितना डिफरेंस आया, 1,55 का। सर 2 लाख से तो रिवर्स होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आप तो 2 लाख बोल रहे थे, ये तो सर 1,55 से रिवर्स हो रहा है। हमने कहा ये भी धोखा है नजरों का आपकी, आप जो है वो देख ही नहीं पाते चीजों को। अकाउंट इल्यूजन पे इल्यूजन किए जा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। देखो बेटा, अब जरा आप गौर करो, ये है जनरल प्रोविजन, और लास्ट जनरल प्रोविजन कितना था, तो जर्नल के मुकाबले में जर्नल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, जर्नल के मुकाबले में जर्नल इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 45 से, और 2 लाख डिक्रीज हुआ। 45 से प्रोविजन इंक्रीज हुआ, 2 लाख से डिक्रीज हुआ, नेट इफेक्ट कितना आया, 1,55 आया ना। कुछ समझे मेरी बात को या नहीं समझे। तो एंट्री क्या बनी, 31 मार्च को अलाउंस डेबिट कर दिया 155 से, सही है बेटा।
बैड डेट क्रेडिट कर दिया कितने से, कितने से? यहाँ रेफरेंस आ गया किसका बेटा? अलाउंस का। ऐसा ही है ना? अब इस बार इस साल प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट जा रहा है किस चीज का? इनकम का। थर्टी फर्स्ट मार्च ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000 से। ठीक है बेटा। और अगर आप वो जो मार्च से पैसे रिकवर हो गए सारे इस साल, और जो आप अगर अगर आप 2 लाख से खुद से प्रोविजन रिवर्स करते तो आप एंट्री बनाते क्या? अलाउंस डेबिट, बैड डेट क्रेडिट। तो उससे आपका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख से कम हो जाता। जब ओपनिंग बैलेंस 2 लाख से कम हो जाता, वो कम होकर कितना रह जाता? 330 रह जाता। और जब आप 330 को 375 से मैच करते तो आपका वही 45 का क्या आता? इंक्रीज आता। तो 2 लाख से प्रोविजन डिक्रीज होता, 45 से इंक्रीज होता, नेट इफेक्ट वही आता आपके पास कितने से? 155 से। अब आपकी मर्जी है कि आप वो मैनुअली परफॉर्म करो, मतलब आप चाहो तो जिस पे स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया था उसको रिवर्स करो एंट्री बनाकर। अलाउंस डेबिट 2 लाख से, बैड डेट क्रेडिट 2 लाख से। समझे बात को? तो अगर आप 2 लाख की एंट्री बनाते स्पेसिफिक के रिवर्सल की, तो फिर आपको 45 के इंक्रीज की एंट्री बनानी पड़ती। क्यों? इसलिए कि फिर इधर 530 नहीं होता, 530 पे 2 लाख माइनस कर दो, यहाँ बैलेंस क्या होता? 330 होता। तो जब 375 में से 330 क्या होता? मैच होता। तो फिर आपका जर्नल प्रोविजन 45 से इंक्रीज होता। यानी आपका स्पेसिफिक प्रोविजन 2 लाख से डिक्रीज होता और जर्नल प्रोविजन 45,000 से इंक्रीज होता। तो आपका जो इम्पैक्ट आता है वो 155 का ही आता है एक्सपेंस के ऊपर जनाब। अभी भी वही आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या करें? 530 माइनस 155, आंसर क्या बनेगा आपके पास? 375। ये आपका रिक्वायर्ड क्लोजिंग प्रोविजन। ठीक है जी। तो ये उम्मीद करता हूँ बेटा सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कीजिएगा जिसमें मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन की अलग-अलग एंट्री बना के दिखाई है आपको ना, इसमें 2 लाख को अलग से रिवर्स करके देखें। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस के इम्पैक्ट चेंज नहीं होने चाहिए, ना बैलेंस शीट चेंज होना चाहिए, ना प्रॉफिट लॉस के इम्पैक्ट चेंज होने चाहिए। और फिर वन अकाउंट से भी करके देखें इसको। वन अकाउंट का मतलब क्या? वन अकाउंट मतलब एक ही अकाउंट होगा अलाउंस का, कोई बैड डेट नाम या अकाउंट नहीं होगा। वैसे वन अकाउंट से आपने कर लिया होगा इसको, अगर आपने ऐसे कर लिया है तो। अब ये बताइए 100% आंसर किसका मैच करता है? जिसने पूरा पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो बेटा अब आपका ये टाइम शुरू हो गया, आप क्या करें? अब आप क्या करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें,
मजीद क्वेश्चन आगे देखें। मैं इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप करूंगा इसलिए कि मैंने तकरीबन सारी बातें कवर कर ली। अब इसके पास पेपर आप ट्राई करें, मैं भी करवा दूंगा, का मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मैं जितने आगे के टॉपिक्स पहले कवर कर लूँ वो अच्छा है, ताकि ये चीजें कंप्लीट होने की तरफ जाए, फिर हम सब चीजें हमने वैसे एग्जाम से पहले कर लेनी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये आज ये क्लोज हुआ यहाँ पर, और आप इसको आगे लेके चलें, ऐसे ही है ना। तो कल हम एक स्पेशल टॉपिक करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, वैसे हम कल एक काम ये करते हैं, पहले अभी आप क्या करें, होमवर्क में आज क्या करें, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करें, इसमें बैड डेट का इम्पैक्ट भी और क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी हो ना। फाइनल अकाउंट स्वान वाला क्वेश्चन कर लें और कल करें, फिर मैं टेस्ट अनाउंस करता हूँ, आपके टेस्ट मॉक एग्जामिनेशन भी अनाउंस करता हूँ। अब क्योंकि फाइनल अकाउंट का बगैर हमारा मॉक अधूरा होता है, इसलिए हर मॉक में एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा आपको। तो फाइनल अकाउंट की आपको प्रैक्टिस करवानी है, सही है। ठीक है बेटा, इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे कल करेंगे। तो फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और उसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस दोबारा प्रैक्टिस करेंगे एक नए तरीके से। तो इस तरह आपका ट्रायल बैलेंस दोबारा वापसी आने जा रहा है आपके पास, लेकिन एक अलग स्टाइल से आ रहा है। ओके, इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा। अल्लाह हाफिज।